हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हर्पीस जोस्टर के बारे में। हर्पीस सिंप्लेक्स के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां से जाकर के आप लोग हर्पीस सिंप्लेक्स के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हर्पीस जोस्टर के बारे में। हर्पीस जोस्टर एक वायरल डिजीज है जिसमें स्किन के एक पर्टिकुलर एरिया में, वो भी वन साइडेड एरिया में बहुत सारे ब्लिस्टर्स निकलते हैं। उसमें भयंकर दर्द होता है, जलन होती है, इचिंग होती है और कभी कभी तो पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को अपने ही क्लॉथ से या अपने ही कपड़े से टच होने के बाद वहां पे अनबियरेबल पेन होता है। आज का अपना टॉपिक हर्पीस जोस्टर। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस डिजीज में ब्लिस्टर्स होते हैं जो कि वन साइडेड स्किन के एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में डर्मेटोम नाम देते हैं। तो उस डर्मेटोम में एक पर्टिकुलर एरिया में वन साइडेड बहुत सारे मल्टीपल ब्लिस्टर्स निकलते हैं, जिसमें भयंकर दर्द होता है, पीड़ा होती है, जलन होता है, वहां पे खुजली होती है और उसके साथ साथ वहां पे ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा रेंग रहा हो। ये ब्लिस्टर्स स्किन के पर्टिकुलर एरिया में शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। जनरली 50 ईयर्स या इसके एबव वाले पेशेंट्स में ये चेस्ट वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है और इनका जो पैटर्न होता है वो मिड लाइन से लेकर के वन साइडेड पीछे तक जाता है और पीछे जाकर के रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है। तो ये वन साइडेड पैटर्न मिलता है और ये चेस्ट में ज्यादा मिलता है। उसके साथ साथ आई वाले रीजन में भी मिल सकता है, थाई रीजन में भी मिल सकता है, बाकी शरीर में भी कहीं भी हो सकता है। तो आज हम लोग इसके कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर कॉजेज की बात करें तो ये चिकन पॉक्स वायरस, जिसको वेरिसेला जोस्टर नाम देते हैं, उससे होने वाली बीमारी है। सबसे पहले अगर किसी भी पर्सन में एराइज होता है तो वो चिकन पॉक्स के रूप में दिखाई देता है। जब चिकन पॉक्स ठीक होने लगता है तो ये वायरस एलिमिनेट नहीं होते हैं और ये ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट में जाकर के हाइबरनेट हो जाते हैं और वहां पे डोरमेंट फेज में पड़े रहते हैं। जब कभी बॉडी वीक होती है या बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है तब ये फिर से रीएक्टिवेट होते हैं और रीएक्टिवेट होने के बाद जो साइन एंड सिम्टम क्रिएट करते हैं उसको हम लोग हर्पीस जोस्टर के नाम से जानते हैं। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये 50+ या एल्डरली पेशेंट में ज्यादा होता है। उसके साथ साथ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट जिनमें कीमोथेरेपी चल रही हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनमें हुआ हो और उसके बाद उनको स्टेरॉयड थेरेपी चल रही हो, या डायबिटिक पेशेंट हो उनमें, या कुछ ऐसे पर्सन्स जो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कई दिन और रात से वो सो नहीं रहे हैं, तो उस टाइप के पेशेंट में इनके रीएक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो जिस एरिया में ये एराइज होते हैं वहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में रेडनेस होता है, हल्का दर्द होता है, इचिंग होती है और उसके साथ साथ 2 या 3 दिन बाद वहाँ पे मल्टीपल ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, जिसमें भयंकर दर्द होता है, जलन होती है, खुजली होती है और ऐसा लगता है कि उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। कभी कभी दर्द इतना भयंकर हो जाता है कि वहां पे पेशेंट के अपने ही क्लॉथ या कपड़े से टच होने के बाद उनको अनबियरेबल पेन होता है। अगर इनके पैटर्न की बात करें तो ये पर्टिकुलर एक पैटर्न में अराइज होते हैं। जैसे कि अगर ये चेस्ट में अराइज होंगे तो चेस्ट के किसी एक साइड में ये अराइज होंगे, मिड लाइन से स्टार्ट होंगे और ये पीछे तक जाएगा और पीछे जाने के बाद ये रीढ़ की हड्डी तक जाकर के मिलेगा। तो इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो कि वन साइडेड होता है। ये चेस्ट में भी हो सकता है, आई वाले रीजन में भी हो सकता है या थाई में भी हो सकता है। जनरली इनके होने के चांसेस चेस्ट में ज्यादा होते हैं और ये एल्डरली पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इनकी डायग्नोसिस की बात करें तो इनके क्लिनिकल फीचर्स ही काफी होते हैं इनको डायग्नोस करने के लिए, उसी से कंफर्म डायग्नोसिस बन जाती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन फिर भी इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस उतने ही कम होते हैं। अगर हम लोग इनके ब्लिस्टर्स निकलने के दूसरे या तीसरे दिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया होता है उससे काफी हद तक पेशेंट को हम बचा सकते हैं। तो अगर इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, सबसे पहले तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट देंगे। तो एंटीवायरल में एसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर ये मेडिसिन आती हैं। अगर एसाइक्लोविर की डोज की बात करें तो हर्पीस सिंप्लेक्स में 500 मिलीग्राम का ही डोज हम लोग देते थे, लेकिन यहाँ पे हर्पीस जोस्टर में 800 मिलीग्राम 5 टाइम इन अ डे प्रिस्क्राइब करना होता है। उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म स्टेरॉयड थेरेपी भी दी जाती है इसमें। उसके साथ साथ न्यूरोलजिक पेन के लिए हम लोग प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका डोज 75 to 300 मिलीग्राम पर डे हो सकता है।
उसके साथ साथ एमिट्रिप्टिलिन या नॉरट्रिप्टिलिन भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसका डोज 10 to 25 मिलीग्राम पर डे होता है। उसके साथ पेन अगर बहुत ज्यादा अनबियरेबल हो तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। रिसेंटली रिसर्च से पता चला है कि कार्बाजिपिन, ऑक्सकार्बाजिपिन, जो कि एंटी एपिलेप्टिक ग्रुप की ड्रग है, अगर इसका यूज हर्पीज जोस्टर में करवाया जाए तो उनके सिम्टम में सिग्निफिकेंट रिलीफ देखने को मिलता है। इन सारी मेडिसिन के यूज के बाद भी अगर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया में रिलीफ नहीं मिलता है तो जयपुर नर्व ब्लॉक की एक टेक्निक है जिसमें जाइलोकेन, बुपिवाकेन और डेक्सामेथासोन, इन तीनों मेडिसिन के एक परफेक्ट रेशियो में मिलाने के बाद कॉकटेल इंजेक्शन बनाते हैं और इसको लोकली जिस एरिया में हर्पेटिक न्यूरेल्जिया हो रहा हो वहां पे हम लोग इसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं या इंजेक्टेबल रूप में सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद 1 या 2 घंटे में ही पेन में रिलीफ मिलता है और पेन पूरी तरह से लगभग ठीक हो जाता है, लेकिन 1 या 2 दिन बाद फिर से पेन एराइज होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पहले से काफी कम होती है। और उसको रिलीव करने के लिए ये जो इंजेक्शन होता है 10 से 15 दिन के अंतराल पे 3 या 4 बार इन्फिल्ट्रेट या इंजेक्टेबल रूप में हम लोग देते हैं और उसके बाद पूरी तरह से न्यूरल्जिक पेन जो होता है वो रिलीफ हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक, हर्पीज जोस्टर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। थैंक यू।